नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश की जा रही है। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भोपाल से केपी साहू मौजूद हैं, जो सिक्स सेंस कोचिंग क्लासेस डीआईजी बंगला भोपाल के डायरेक्टर हैं, और उनके साथ में मौजूद हैं अमन साहू, जो कि सिक्स सेंस कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार केपी जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप अपने स्कूल के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। आपके स्कूल में मैथ सिस्टम के कितने स्टूडेंट हैं और किस तरह की फैसिलिटीज है, वो जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, और मेरा स्कूल नहीं कोचिंग क्लास है। ठीक। और मेरा जो डीआईजी बंगले पे कोचिंग क्लास है पिछले विगत 4 वर्षों से है जी। इससे पहले जो मेरा मेन ब्रांच है, जो 10 सालों से मैं रन कर रहा हूँ। करीब 400-500 बच्चों को मैं कई सालों से पढ़ा चुका हूँ, जिनमें से मेरा एक स्टूडेंट है पीयूष, जो कि रूस भी एनसीसी में सिलेक्ट होकर रसिया गया हुआ था। वहाँ के राष्ट्रपति से उसने अवार्ड पाया हुआ है। मेरे 2-3 स्टूडेंट हैं जो रेलवे में अभी वर्तमान में पिछले ही साल लोको पायलट बने हैं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरे साथीगण जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और हम लोग इसी तरह से कोचिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो छोटे स्तर के बच्चे हैं, जो कम फीस में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं पढ़ पाते, उनको कम से कम फीस में शिक्षा उपलब्ध करा सकूं। मैं कम से कम फीस में दोनों कोचिंग में शिक्षा देता हूं, जिससे कि सभी बच्चे शिक्षित हो सकें और आगे बढ़ सकें। केपी सर, हालांकि आपने कोचिंग की बात बताई और आप कह रहे हैं कि आपकी कोचिंग से निकले हुए बच्चे आज बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है उसके ऊपर तो टीचर्स ध्यान देते हैं। आपके कोचिंग में जो कमज़ोर तबके के बच्चे होंगे या जिन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती होंगी पढ़ने में, उन पर कैसे आप लोग फोकस करते हैं, कैसे उन पर ध्यान दिया जाता है? मैं पहली तो कोशिश ये करता हूँ, जिस बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है उसके लिए सिखाने के लिए नए नए तरीकों से, नए नए उदाहरणों से एग्जाम्पल देता हूँ। महाभारत में जैसे कई एग्जाम्पल हैं, हमारा कर्ण है, एकलव्य है, उपमन्यु है, धौम है, इनके समय समय पे कहानियाँ सुनाता हूँ, जिससे बच्चे प्रेरणा पाएँ और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरा, बच्चे में ईगर टू लर्न होना चाहिए। बच्चे को सीखने के लिए उत्साहित करता हूँ, जिससे कि बच्चा लगातार सीखने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे। अगर बच्चा सीखने की कोशिश करेगा तो वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए कठिन परिश्रम बहुत आवश्यक है। कठिन परिश्रम के द्वारा ही सफलता पाई जा सकती है। तो मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूं कि आप हार्ड वर्क करें, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, परीक्षा बोर्ड और कुंजियों पर ध्यान ना दें, किताब को थॉरली स्टडी करें, किताब को पढ़ाएं, अपने शिक्षकों को अपना मित्र समझें, मुझे अपना मित्र समझें। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आती है, तो मुझसे आके फ्रेंडली मिलें, पर्सनली मिलें, मुझसे आके पूछें, मेरी टीम से आके पूछें, और सभी लोग निश्चित ही बच्चे की मदद करते हैं और हम डाउट क्लियर करते हैं। और मेरी कोचिंग में हम ज़्यादा बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाते हैं, तो हमारा बच्चों पे सामान्यतः पर्सनल अटेंशन होता है, और हम 1 बाय 1 स्टडी पे विश्वास करते हैं, जिससे हम प्रत्येक बच्चे पे समान रूप से ध्यान दे सकें। बिल्कुल, ये केपी सर बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि सिक्स सेंस कोचिंग में टीचर्स उसी तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अमन, आपके पास मैं आना चाहूँगी। आप क्योंकि इसी कोचिंग के छात्र हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ये आप बताइए। जी, मैं एग्ज़ाम की तैयारी सबसे पहले तो मेरे टीचर्स के प्रोवाइड जो नोट्स होते हैं, जी। और जैसा सर बताते हैं कि हमेशा शॉर्टकट्स नहीं ले सकते, तो इसलिए बुक्स इज़ द बेस्ट वे। तो मैं डिटेल स्टडी पे एडमायर करता हूँ और बुक से ही अपना ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ। सुबह उठते से ही थोड़ा सा रिवाइज होता है, फिर स्कूल, कोचिंग, और फिर सर के बताया हुआ रोज़ एक छोटा छोटा टारगेट बना लेना सही है।
जिससे हम एक साथ इतना सारा कोर्स तो कर नहीं सकते, और अब वैसे भी एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। जी। तो इसलिए हम लोग लिमिट वाइज धीरे धीरे करके टारगेट बनाते हैं, जो रोज़ पूरा करते हैं और सुबह उठ के उसका रिवाइज करते हैं। जी। अमन, अभी आपने बताया क्योंकि वाकई में एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं, और इस बार क्योंकि कोविड काल चल रहा था तो उसमें पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा आप लोगों की प्रभावित हुई है। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को अटेंड करनी पड़ी, कोचिंग तो हालांकि अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन जैसा कि आपने बताया है कि जो क्लासेस होती हैं या जो आप तैयारियां कर रहे हैं बुक्स के हिसाब से, आपने बताया जैसे कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपके सर ने बताया, आप कैसे करते हैं? कोर्स बुक्स जो होती हैं उससे आप तैयारी करते हैं, या दूसरी जो गाइड्स होती हैं उनका कितना इफेक्ट पड़ता है, वो सबसे भी पहले तो मैं बताइए। बुक से डिटेल स्टडी करना ज़्यादा पसंद करता जी। हूँ। उसके बाद से बुक में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए हमारे सर होते हैं, हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें काफ़ी इजी वे में समझाया जा सकता है। तो उसको याद करना, फिर उसको उससे प्रिपेयर करना, वही सही है मतलब हम लोग। ठीक है, यानी कि बुक्स जो होती हैं, नोट्स जो होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस आपका रहता है, और यही आपका जो वे है सफलता पाने का, कि आपको एग्जाम में इसी तरह से अच्छे अंक आएंगे, ये आपका मानना है। केपी जी, आपके पास आना चाहूँगी और मैं ये जानना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त बंसल समूह जो योगदान दे रहा है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? मैडम, बंसल समूह का शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान है। सर्वप्रथम तो मैं बंसल समूह का आभारी हूँ, जो हम जैसे शिक्षकों को आकर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां पर हम अपने विचार छात्रों के सामने रख सकें। अमन जैसे छात्र आकर टीवी पे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, ये किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ये लोगों को बता सकें। मैं बंसल समूह का बहुत ही सराहनीय कदम इसको मानता हूं। मैंने सुन रखा है कि बंसल समूह पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक छात्रों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। यह एक कदम प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के इस महंगाई के दौर में महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। महंगी शिक्षा प्राप्त करना बड़े मिडिल क्लास फैमिली के, जो बड़े अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए भी कठिन होता जा रहा है। आज लोगों का मूलभूत जो खर्च है, या तो चिकित्सा है या शिक्षा है, उसमें इन सब के होते हुए भी फ्री में एजुकेशन देना बहुत ही सराहनीय कदम है। विद्या दान दुनिया का श्रेष्ठ दान है, इसकी समानता कोई कर नहीं सकता। और बंसल समूह विद्या के दान में जो अपना योगदान दे रहा है वह सराहनीय है और सम्माननीय है। मैं इसके लिए सदैव इसको सल्यूट करता रहूँगा। और बंसल समूह के जो कॉलेजेस हैं, मैं छात्रों की तैयारी कराता हूं तो मैं देखता हूं सभी का जो छात्र हैं वो आईआईटी नहीं कर सकते, सभी छात्र सरकारी कॉलेजेस में नहीं जा सकते, सभी छात्र बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उनकी फ़ीस पे नहीं कर सकते। तो बंसल समूह के जो कॉलेजेस हैं, जिनका मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर पता किया था, जो काफ़ी कम और काफ़ी रीजनेबल है, और स्कॉलरशिप के बेसिस पे भी कई गरीब छात्रों का एडमिशन कराया जाता है, इसको लेकर मैं सदैव बंसल समूह की सराहना करता हूँ और आभारी भी हूँ कि जो गरीब और निचले वर्ग के बच्चे हैं, यह उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार अपने कदम बढ़ाता रहे और लोगों को शिक्षित करता रहे। बिल्कुल, बंसल समूह हमेशा ही कोशिश करता है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए, हर एक तबके तक शिक्षा की जो अलख है वो जगह, और इसीलिए बंसल समूह आप जैसे ही दिग्गजों के साथ मिलकर लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। आप जैसे का सहयोग मिलता रहता है तो हमेशा से ही बंसल समूह आगे बढ़ पाता है। अमन, आपके पास आना चाहूँगी, ये बताइए कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बंसल समूह की सारी नीतियाँ वाकई बहुत सराहना है, जिसमें जो प्री नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक की फ्री एजुकेशन बंसल प्रोवाइड कर रहा है, बस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, और सेमेस्टर के बाद फ्री ट्रेनिंग, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बंसल में प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत जानकर खुशी होती है कि स्टूडेंट्स के बारे में भी ये इतना बड़ा ग्रुप सोच रहा है। बाकी बंसल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे बंसल 1, इसमें ऐसी कई सारी नीतियाँ हैं जो मुझे पसंद है। अच्छा अमन, आपको लगता है कि कुछ और कदम उठाने चाहिए जिससे और ज़्यादा सुधार हो, या ये जो कोशिश है बंसल समूह की हर एक व्यक्ति को शिक्षित करने की, इसमें और सुधार आ सकता है? क्या और कोशिशें की जा सकती है आपके हिसाब से? मैम, मैं तो बस यही कहूँगा कि हम जो सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली जाती हैं, बट बंसल अगर और ज़्यादा रूरल एरियाज़ में जाके थोड़ा और इस चीज़ को फैलाए तो ये काफ़ी बेहतर होगा और बनने के लिए। ठीक है, केपी सर, आपसे ही यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप भी लंबे समय से शिक्षित कर रहे हैं। आपने बताया कि जो बच्चे नहीं एजुकेशन ले पाते, आप उनके लिए भी बहुत सराहनीय कदम उठा रहे हैं। आपके अनुसार और क्या कुछ हमें कोशिशें करनी चाहिए और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए ताकि जो शिक्षा है वो हर वर्ग तक पहुंच पाए? मैं चाहता हूं कि बंसल समूह शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी रुख करे और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान दे।
क्योंकि शहरों में जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर बच्चे ग्रामों से आते हैं और यहाँ आकर यहाँ की व्यवस्था में फंस जाते हैं। तो उनके लिए वंसल समूह को छोटे छोटे गांवों में जाना चाहिए। गांवों के और छोटे शहरों के जो हैं, जैसे रायसेन है, सांची है, विदिशा है, सिलवानी है, बरेली है, इन शहरों के शिक्षकों को भी लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहिए। शहर के टीचरों को, शिक्षकों को लाना, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता ही हूँ। मैं खुद भी पहली बार आया हूँ आपके कार्यक्रम में, लेकिन मैं चाहता हूँ छोटे कस्बों के शिक्षकों को और छात्रों को भी वंसल समूह को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहिए और अपनी पहुँच छोटे शहरों और छोटे गाँवों तक अवश्य ही करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जो सुझाव दिए हैं उस पर अमल ज़रूर किया जाएगा केपी सर, क्योंकि हम जैसा लगातार बार बार कह रहे हैं कि बंसल समूह की हमेशा कोशिश रहती है कि जो कदम हमने बढ़ाए हैं वो पीछे ना हटे, हमेशा आगे बढ़ते रहें और हर एक तबके को, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अपनी पहुँच बनानी चाहिए, तो उसकी कोशिश भी लगातार बंसल समूह करेगा। अमन, आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप इस वक्त 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्योंकि एग्ज़ाम अब बिल्कुल सर पर हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है प्रिपरेशन के लिए। ये बताइए कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा रहता है, किस तरह से आप फोकस इस वक्त स्टडी पे कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और जितना पूरा कोर्स है वो भी कवर होना चाहिए, कैसे तैयारी हो रही है? इस चीज़ के लिए मैं सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा। उन्होंने हमारी कोचिंग ऐसे फैमिलियर बिहेवियर बहुत ज़्यादा है, तो सर ने मेरे साथ बैठ के मुझे पूरा टाइम टेबल सेट किया है, उसको पूरा फॉलो करना है। जो टाइम टेबल को फॉलो करके मैं अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स पढ़ रहा हूँ दिन में, जिसमें मेरी रिवीजन भी कवर हो रही है और रोज़ कुछ ना कुछ ज़्यादा भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा अमन, ज़रूरी होता है कि जब आप एग्ज़ाम दें या फिर आप 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि हमेशा आपके आगे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आगे आपको क्या करना है, और 12th के जो स्कोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। Yes, ये बताइए कि आप कैसे अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं? हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एजुकेशन ज़रूरी है, हेल्दी अगर रहेंगे तो एजुकेशन आप ले पाएंगे, कैसे बैठाते हैं सामंजस्य? जी मैम, हेल्थ के लिए तो इतना ही बनूंगा कि स्टूडेंट को अच्छा खाना चाहिए। इस टाइम पे जब एग्ज़ाम बाहर है तो आना जाना कम से कम हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे घर में रहने ज़्यादा अच्छा था और अभी सब कुछ खुला है। और मैं एज अ स्टूडेंट फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसके लिए मेडिटेशन, अच्छा खाना, डाइट पे ध्यान रखना, ये सब कुछ कीज़ हैं जो अच्छे हेल्थ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है अमन, क्योंकि कई बार जब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, खासतौर पर बोर्ड एग्ज़ाम की, जो कि आगे का करियर निर्धारित करता है, तो उसमें हेल्थ पर ध्यान देना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, केवल स्टडी पर फोकस रहता है और पेरेंट्स भी यही करते हैं कि आप पढ़ाई ज़्यादा करिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, योग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको शांत रखे एग्ज़ाम के टाइम में। केपी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके कोचिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप काउंसलिंग भी जाहिर तौर पर करते हैं, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और कैसे आप उनकी काउंसलिंग करते हैं? क्या कभी पेरेंट्स आपके पास पहुंचते हैं बच्चों की शिकायत लेने के लिए, कैसे आप उन्हें हैंडल करते हैं? हाँ, कई बार बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं जी। और हतोत्साह में, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है, कई दूसरे जो बच्चे हैं, अभी पिछली बार हमने भोपाल में, आपने न्यूज़ भी की होगी कि 2-3 बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बिल्कुल। तो मैं ऐसे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो ये है कि दुनिया में मैं खुद भी ऐसे असफल व्यक्तियों को जानता हूं जो एक बार असफल हो गए और बाद में सफल हुए। मेरे एक मित्र हैं जो वर्तमान में कलेक्टर हैं, वो 12th ये जान के आश्चर्य होगा कि वो 12th क्लास में फेल हो गए थे। विंस्टन चर्चिल जो हैं, जो एक बहुत अच्छे इंग्लिश के राइटर हैं, वो पहले इंग्लिश में फेल हो गए थे। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो फेल हो जाते हैं। मैं बच्चों को ऐसे कई एग्जाम्पल दे के समझाता रहता हूं कि जीवन में सफलता दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन जीवन को दोबारा नहीं पाया जा सकता। जीवन अमूल्य है, जीवन हमारी धरोहर है। छोटी छोटी असफलताओं से हमें हारना नहीं है, हमें अथक प्रयास करना है और आपको हज़ारों कोशिश करते रहना है। 1000 कोशिश करने में आपको सफलता मिल जाएगी, आप निश्चित ही सफल होंगे। और मैं तो मेरे बच्चों को ये सिखाता हूँ कि आप हज़ारों कोशिश करते रहिए, और मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को जब कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे, किसी भी बच्चे को 1000 कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 कोशिशों में ही वो सफलता प्राप्त कर जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि हो सकता है कि एक बार आप असफल हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बार आप असफल होंगे तो आगे आपको सफलता नहीं मिले। ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का हो सकता है। अमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी बता रहे थे कि आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? आप कैसे खुद को एक्टिव रखते हैं कि मुझे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है? कैसे मोटिवेट करते हैं खुद को? मैं मोटिवेट करने के लिए मेरी फैमिली, सर, ये सब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मोटिवेट तो मोटिवेट मेरे सर, मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं जो भी दिक्कत होती है मैं सबसे पहले जाके इन लोग से शेयर करता हूँ और ये मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं उसके लिए। तो मैं मेरे फैमिली और सर, मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, मम्मा का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब बच्चा सुबह उठता है तो मम्मी ही सबसे पहले आती है चाय लेके या दूध लेके, और उन बच्चे की अगर सुबह होती है तो मम्मी की उससे पहले हो जाती है। आपकी फैमिली, आपकी मम्मा आपको कैसे सेम सपोर्ट मैम, ऐसे करती ही है? मेरे घर पर भी है। सबसे पहले उठते ही मम्मी का चेहरा देखने को मिलता है। जी। वो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी तैयार करती है वो स्कूल भेजती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं उनको थैंक यू बोलूँगा यहाँ से, आप लोग के माध्यम से मैम, कि फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है मेरी, साथ साथ सर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे 12th के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली और सर का यह है कि जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो अच्छी है, बट कभी हतोत्साह नहीं होता, ये भी वो लोग समझाते हैं कि एग्ज़ाम हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, हो गया तो ठीक है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। केपी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपकी कोचिंग में भी शायद होता होगा कि बच्चे जब असफल होते होंगे तो खुद निराश हो जाते हैं, उनकी फैमिली भी कई बार प्रेशर करती है कि बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं, या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे अंक लेकर आएँ, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन अक्सर किया जाता है, और शायद आपके सामने भी ऐसे केसेस आते होंगे। तो उस समय आप कैसे पेरेंट्स को समझाते हैं, या बच्चों को आप कैसे समझाते हैं कि हमेशा अंक ज़रूरी नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सफलता जो है अंकों से निर्धारित नहीं होती। कई व्यक्तियों के एग्जाम और आसपास के लोगों के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में ही पीयूष बढ़ाना का नाम लिया, मॉडल स्कूल का छात्र था और वो पढ़ने में इतना बेहतर स्टूडेंट नहीं था। 10th क्लास में उसके 65% थे और 12th क्लास में 70% थे, लेकिन उसकी एनसीसी में रुचि थी। वर्तमान में एयरफोर्स में है, वो राष्ट्रपति से उसने अवार्ड पाया, मुख्यमंत्री से अवार्ड पाया। तो वो दूसरे जहां आपका उसके जो ताऊजी थे वो उसके लिए हमें हमेशा उत्साहित करते रहते थे कि जहां उसकी रुचि हो वहां जाए। तो मैं सारे माता पिता की को ये कोशिश करता हूं कि 10वीं पास होने के बाद बच्चा अगर कॉमर्स लेना चाहता है, उसकी रुचि कॉमर्स में है तो उसको कॉमर्स दिलाया जाए। अगर बच्चा मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, उसकी रुचि मेडिकल में है तो मेडिकल फील्ड में जाए। अगर मैथ साइंस में IIT करना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है तो मैथ साइंस में जाए। अगर सिंगर बनना चाहता है तो इन सब चीज़ों को छोड़कर वो सिंगर बने। मेरा पिछले साल एक स्टूडेंट था जिसके 90% 12th क्लास में आए, उसने मैथ साइंस का होते हुए भी BE में एडमिशन नहीं लिया और हमीदिया म्यूजिक क्लास में उसने एडमिशन लिया है और वो म्यूजिक की क्लास ले रहा है। और उसके माँ बाप मैंने उसके माँ बाप इसके लिए एग्री नहीं थे, वो इंजीनियरिंग कराना चाह रहे थे, लेकिन वो मुझसे मिले, मैंने उनको समझाया, बच्चे ने समझाया और बच्चे का सम्मान रखते हुए, बच्चे की भावनाओं को समझते हुए इसके माँ बाप ने और हमने समझा, और आज वो फर्स्ट ईयर हमीदिया कॉलेज में सिंगिंग का छात्र है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज है केपी सर, जो आप हमारे दर्शकों को और तमाम उन पेरेंट्स को दे रहे हैं जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे ने अगर मैथ्स स्ट्रीम ली है या फिर वो कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आप उस पर प्रेशर डालें कि जो पेरेंट्स चाहते हैं वही करें। एक बार मौका दे के देखिए, हो सकता है आपका बच्चा आपकी सोच से भी आगे निकल जाए। केपी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब बड़े के बंसल समूह का जो उद्देश्य है, हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ और उपाय जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? सब बड़े के लिए आपको सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि जो बंसल समूह है शहरी क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसको उस तरह से मैंने कार्य करते हुए नहीं देखा। तो ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। चूँकि मैं खुद सिलवानी रायसेन डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शासकीय शिक्षक हैं और मेरे मित्र गृजेश चतुर्वेदी हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वह भी शासकीय शिक्षक हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शहर में तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सब बड़े के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को, जो छोटे लोअर क्लास छोटी कॉलोनियां हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं जो अवगुणों में फंस जाते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो बच्चे कम से कम आके शिक्षा पा सकें और आगे बढ़ सकें। इसके लिए विशेष योगदान और अपने बहुत सारे काउंसलर नियुक्त करें। हम अगर उन बंसल समूह को चाहिए तो मैं सदैव उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं भी साथ आता रहूंगा अगर कहीं पे मोटिवेट करने के लिए आगे जाएं
कहीं पे उनकी टीम जा रही हो तो मैं साथ जाऊंगा और मैं भी समझाने के प्रयास करूंगा, मैं भी आगे साथ में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आप जैसे टीचर्स का योगदान है, इसलिए बंसल समूह लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जाते और सोशल मीडिया के जरिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे 12th के एग्जाम में कोचिंग भले ही नहीं जा रहे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही गूगल से वो अपना एजुकेशन कर रहे हैं, तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को? आप कितना इफेक्टिव मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि एग्जाम के समय इससे दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर हेल्पफुल होता है ये? हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सिर्फ एक टैब के ऊपर हमारी पूरी दुनिया की नॉलेज होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे एज के, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कई सारे लोग हैं, इसके अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। वो अपना ज़्यादातर टाइम इसी सोशल मीडिया में बिता देते हैं, जिससे पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो बस मेरा भी यही कहना है फ्रेंड्स या मेरे एज के लोगों से कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमारे बहुत हेल्प भी करती है, पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बट इससे एक डिस्टेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा कम से कम वक्त तो बहुत ज़्यादा बच जाए। बिल्कुल। अमन, क्या संदेश आप बाकी स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? मैम, मेरा संदेश यही है सबसे कि एग्जाम में टाइम तो बहुत कम बचा है, इसलिए सब पूरी मेहनत लगा दे, पूरे जुट के अपनी मेहनत करें। और सोशल मीडिया से, ऐसा बोला आपने, बहुत ज़्यादा दूरी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में लोग गलत चीज़ों में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और ये चीज़ अभी नहीं, रिजल्ट के बाद में समझ में आती है। तो मेरा अपने साथ वालों को बस यही कहना है कि फ़ोन, सोशल मीडिया, इनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, और बस यही टाइम है मेहनत करने का। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा समय है नहीं, और थोड़े टाइम की अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे सोशल मीडिया से, तो उसका जो प्रभाव है या जो उसका परिणाम है वो आपको अपने रिजल्ट में दिखाई देगा। केपी सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया को आप आज किस तरह से देखते हैं? क्या आप अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स को बताते हैं सोशल मीडिया का उन्हें यूज़ करना चाहिए या डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? नहीं, ये समय सोशल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करने का है जी। सोशल मीडिया का आपको, जब चूंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मोबाइल का उपयोग तो हम पूरी तरह से बच्चे को मना नहीं कर सकते कि आप मोबाइल से दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी बच्चा, एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहे हैं, और एग्ज़ाम जब पास में आ रहे हैं तो मोबाइल से एक निश्चित समय के लिए दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। वरना इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं या जिनसे हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इनसे छात्रों को अभी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारा फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा करते हैं। इनसे दूरी बनाएं। जहाँ तक ज्ञान की बात है, उसके लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित टाइम बना लें कि इस समय पे मैं मोबाइल का उपयोग करूंगा, और उस समय में उसके में आप मोबाइल का उपयोग करें। मतलब फिक्स्ड मोबाइल का उपयोग करना उपयुक्त रहेगा, अदरवाइज मोबाइल का उपयोग तो इस समय पे हानिकारक है। बिल्कुल, एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि इतने समय में, इतने समय तक ही वो मोबाइल का यूज़ करेंगे, और वो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आई हो तभी बहुत अच्छी बात है। केपी सर, जाते जाते आप क्या मैसेज, क्या संदेश उन तमाम स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे और उन तमाम पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस वक्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो अपना लक्ष्य इस वक्त निर्धारित कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्च सामने आ रहा है, और आप जानते हैं अगर कोरोना काल नहीं होते तो हमारे मध्य प्रदेश में मार्च में एग्जाम की शुरुआत हो जाती है। इस समय तक प्रैक्टिकल के एग्जाम की शुरुआत हो जाती है। शासन ने छात्रों के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देता हूं। लेकिन छात्रों से और पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास मार्च और अप्रैल 2 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें सफलता पाने के लिए एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं, और उस निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। थोड़ा सा घूमना, वॉकिंग, सुबह उठ के वॉकिंग करें। वॉकिंग करने के बाद सुबह उठ के पढ़ें। सुबह 5 से 8 जो समय है, ये पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। मेरे अनुसार आप 8 घंटे, मैं खुद 5 से 8 बजे तक 8 बजे पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि इस समय में पढ़ा हुआ 3 घंटा 6 घंटे के बराबर होता है। तो जो याद करने की चीज़ें हैं जो 5 से 8 बजे तक करें। जो मैथ्स है, मैथ्स में फार्मूले पे ध्यान दें। अपनी पढ़ाई के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं। कठिन परिश्रम, जो हार्डवर्क है, वही सफलता की कुंजी है। किसी ने कहा है कि कठिन परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो खुद किस्मत के द्वार खोल देती है। बिना परिश्रम के सफलता पाई नहीं जा सकती। बिना परिश्रम के अगर आपको सफलता मिल भी जाती है तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं जाती है, शॉर्ट टर्म में जाती है। इसलिए दूसरा, मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, यह 10वीं 12वीं के जो मार्क्स हैं, जो बोर्ड है, जो एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एक आयाम है, यह सिर्फ एक दरवाज़ा है
जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता खोलता है। आगे बहुत सारे जीवन में आपके लक्ष्य आएंगे, बहुत सारे दरवाजे आएंगे जो आपको बहुत सारे नए रास्तों पे ले जाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सुसाइड जैसे कदम ना उठाएं। जीवन में मृत्यु, जीवन वरदान है, मृत्यु अभिशाप है। मृत्यु तभी उचित है जब भगवान हमें बुलाए। हमें हाथों से अपने जीवन का अंत करना उस परमपिता परमेश्वर का अपमान है जिसने हमें जन्म दिया है। इसलिए हार ना माने, जीतने के लिए सदा प्रयास करें, हजार बार प्रयास करें। मैं कहता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन आप सफल होंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा, मंजिल कभी तो हारेगी तेरे यकीन पर, साहिल पे रोज एक घरौंदा बना के देख। आप निश्चित ही सफल होंगे। और कभी भी निराश हो जाएं तो सबसे पहले अपना एक ऐसा मित्र बनाएं जिस मित्र को आप जाके बात करें, वो निश्चित ही आपकी सहायता करेगा। जिस तरह से मेरा मित्र हैं गिरिजेश चतुर्वेदी। फिर अपने माता पिता से जाके बताएं। बुरे वक्त में आपके माता पिता से अच्छा मित्र और सहयोगी आपका कोई हो नहीं सकता। वो आपको समझेंगे। और आप अपने माता को, मम्मी को बताएं। मम्मी पहली आपकी मित्र होती है, वो भी नहीं समझती तो आप अपने पिताजी को बताएं, वह भी नहीं समझते आप अपने शिक्षकों को बताएं। कोई ना कोई आपकी बात को समझेगा, आपकी समस्या को हल कर देगा। कोई भी समस्या आपके जीवन से बड़ी समस्या ये कहा जा सकता है सर कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ रहे हैं तो पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि अपने बच्चों को समझें, उनकी समस्याओं को समझें और एक बार बैठकर उन्हें टाइम देकर देखें। हो सकता है इसका परिणाम आपको पॉजिटिव नजर आ जाए। केपी साहू जी, बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास कम है, माफ करिएगा। अमन, बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।